जय हिंद सभी को। सामन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 13 करने वाले हैं, जिसका नाम है आय प्रबंधन इनकम मैनेजमेंट। इससे पहले हमने जो है 12 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में बढ़िया तरीके से ढूंढ सकते हो। ठीक है, आपको जो है जितने भी चैप्टर करवाते जा रहा हूँ अच्छे तरीके से करते जाओ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं जियोग्राफी के लिए, तो जियोग्राफी में 1 तारीख से शुरू करूँगा। ठीक है, सारा सिलेबस जो है जल्दी जल्दी करवा दूंगा। और कुछ बच्चे ये भी बात बोल रहे हैं कि सर बहुत पहले की जो वीडियोस हैं, यानी 1 साल पहले की वीडियोस जो है, जो चैप्टर वाइज सारी आपने अपलोड किए हैं, क्या हम वो पढ़ सकते हैं? तो क्यों नहीं पढ़ सकते? एक बात बताओ, सिलेबस थोड़ी ना चेंज हुआ है या कोई चीज़ नई थोड़ी ना बनती है, क्वेश्चन तो वही होते हैं सारा चैप्टर। इसीलिए मैं हर चैप्टर से 15-20 क्वेश्चन करवाता हूँ, ताकि जब आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। आना उन्हीं में से है, कोई नई वीडियोज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे बात सुनो, बढ़िया तरीके से पढ़े उन्हीं वीडियोज़ से। ठीक है, चलिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है टोटल हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज के चैप्टर में 8 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, और इसके बाद हम 14 चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें ये जो हमारा आय प्रबंधन क्या है। आय प्रबंधन इनकम होता है, जो आपकी सैलरी होती है, जो सैलरी मिली है, जो इनकम होता है, जो भी आपका मतलब हर महीने जो आपके पास पैसा आता है वो क्या होता है? इनकम होता है आपका। ठीक है, तो आप उस इनकम का कैसे प्रबंधन करोगे, कैसे उसका मैनेजमेंट करोगे, वो हम जो है यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, निवेश क्या है? निवेश मतलब होता है इन्वेस्ट करना किसी चीज़ में, है ना। मान के चलिए आपके पास पैसा है तो आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट भी मिल जाए। बहुत से लोगों को पता होगा निवेश किसे कहते हैं, है ना। जैसे आपके पास सैलरी आती है, आपने क्या करा, 4000 रुपये कहीं लगा दिए किसी, जैसे उसे प्रॉफिट कमाने के लिए आपने 4000 रुपये लगा दिए, तो वो क्या कहा जाएगा? निवेश कहा जाएगा वो। ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले जो हमारा आ जाएगा इसमें निवेश किसे कहते हैं, तो आप लोग सबसे अपने स्क्रीन पर देखिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट बहुत से लोग जो है अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा, किसी अलग चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया ना, ये चीज़ें इन्वेस्ट कहलाती हैं। देखिए हम जो कुछ कमाते हैं उसमें से भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ अवश्य बचाकर जो है रखते हैं। जो हम फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं उसी की इन्वेस्ट कहा जाता है। यदि यह बचत हम घर में बक्से या अलमारी में बंद करके रखते हैं तो इसे चोरी हो जाने का डर रहता है। हम क्या करते हैं, इसलिए इस पैसे को कहीं लगा देते हैं। ठीक है, इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं पे, और अलमारी में बंद करके रख देते हैं तो चोरी हो जाने का भय रहता है। दूसरे किसी भी तत्कालीन इच्छा की पूर्ति के लिए हम इस बचत को खर्च कर सकते हैं। यानी कि क्या होता है कि अगर कई बार कोई बीमार पड़ गया, आपने क्या करा, देखो आपको पास सैलरी मिलती है, आपको पैसा मिलता है, आपने क्या करा, उस पैसे को घर में रख दिया। ये क्या पता वो पैसा जो है खर्च हो जाए, क्या पता वो पैसा जो है किसी की बीमारी में खर्च हो जाए, है ना। तो आपका उस पैसे से एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं बना, वो उतना ही रहेगा। इसीलिए बोला जाता है कि जब सैलरी आती है, पैसा आता है, तो कुछ कुछ पैसा आपको इन्वेस्ट भी जो है हमेशा करना आना चाहिए। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि जबकि यह बचत हमेशा भविष्य में उपयोग के लिए की जाती है। यानी बचत किसके लिए की जाती है? ताकि भविष्य में हमारे जो है काम आ जाए। आगे बात समझ में, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए उसके बाद क्या है, उपयुक्त स्थिति में बचने के लिए जो है बचत को किसी बैंक, क्या बोला जा रहा है, बचत को किसी बैंक और बैंक में या अन्य किसी संस्था में निवेश करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए भाई, उसमें से पैसा बचाने के लिए आपको क्या करना है, निवेश करना पड़ेगा। देखिए आपके पास पैसा है, आप उसको घर में रख दोगे तो एक्स्ट्रा नहीं बन पाएगा वो। अभी तो ना कोई हाथ फेर देगा तो 4 रुपये तो 10 रुपये हो जाएगा, नहीं ना। देखिए इसमें क्या होता है, जब आपके पास पैसा है तो आप उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट करने का मतलब कैसे, जैसे कमेटी डाल दी या कुछ कर दिया आपने, क्या कहीं पैसा गोल्ड लोन में जो है यूज़ कर लिया, सोना ले लिया, दिन पे दिन इनका रेट बढ़ता ही जाएगा। आगे बात समझो, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो इसके साथ ही वृद्धि होती रहती है, बचत सुरक्षित रहती है, और इसके साथ साथ वृद्धि भी होती रहती है। कहीं आप बैंक में लगा देते हो पैसा, तो इन सब चीज़ों में, और बैंक में भी आपको ब्याज वगैरह मिलता रहता है ना, इंटरेस्ट मिलता है। तो अतः बचत का ऐसा उपयोग जिससे बचत में वृद्धि हो, निवेश कहलाता है। ये नहीं कि आपके पास जो पैसा है आपने स्टॉक में रखा हुआ है तो उसमें वृद्धि हो जाएगी। तिजोरी में रखा हुआ पैसा क्या बढ़ जाता है क्या? नहीं, 10 साल बाद भी उतना ही रहेगा और 1 साल में भी उतना ही रहेगा। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, आपको बचत के साथ निवेश करना होगा, जिससे कि पैसे में वृद्धि होती रहे। यानी कि आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, सही जगह पैसा लगाओ, पैसा इन्वेस्ट कर दिया आपने, उस पर ब्याज भी कमाया, थोड़ा प्रॉफिट भी हो गया आपका। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, तो निवेश इसको कहते हैं। ठीक है, बचत को सही जगह यूज़ कर देना निवेश कहलाता है, वरना घर में रखोगे वो निवेश नहीं होता, वो बचत होती है सिर्फ। ठीक है, देखिए
मतलब आपने अपना पैसा होल्ड करके रख दिया, बचत नहीं हो पाई उस पर। चलिए वे कौन से माध्यम हैं जिनमें छोटी छोटी बचत भी निवेश की जा सकती है, यानी आप कैसे कैसे जो है छोटा छोटा इन्वेस्ट करके भी बचत कर सकते हो। कैसे, देखिए माध्यम जहाँ छोटी छोटी बचतें जो है निवेश की जा सकती हैं, जैसे बोला जा रहा है निम्न माध्यम में छोटी छोटी बचतें भी जो है निवेश की जा सकते हैं, जैसे डाकघर, पोस्ट ऑफिस होता है, बहुत से लोगों के खाते खुले होते हैं पोस्ट ऑफिस में, ये तो पता होगा सबको। देखिए डाकघर में आप बहुत छोटी धनराशि 20 रुपये से भी खाता खोल सकते हैं, अर्थात बहुत छोटी बचत को आप डाकघर में जमा करके सुरक्षित रख सकते हैं। हजार तो ज़्यादा हो जाता है, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, जितना भी हो रहा है आप जाओ जमा करते जाओ। पोस्ट ऑफिस का ये नियम होता है ना, ये चीज़। बैंक की बात करें तो बैंक में तो ये नहीं कि 10-20 रुपये आप जमा करें, वहाँ नहीं लेंगे, आप कम से कम 500 से ऊपर का जो है अमाउंट वहाँ पे जमा किया जाता है। देखिए बैंक, यहाँ आप कम से कम 500 रुपये से खाता खोल सकते हैं। और एक होता है जीवन बीमा। जीवन बीमा में छोटी राशि की पॉलिसी जैसे 125 रुपये प्रति माह से शुरू होती है और 375 रुपये प्रति माह जो है आपकी किस्त अथवा बंधा रहता है, ठीक है। SIP रहती है, आप उसको मतलब हर महीने कटता रहता है आपका, और बंधवा कर अपनी बचत का निवेश कर सकते हैं, मतलब बचत कर सकते हैं, वो भी एक तरीके से LIC वगैरह भी निवेश होता है। तो आप इसमें पैसा रख के अपना पैसा आगे और बोल सकते हैं इसको कि और पैसा बढ़ सकता है इसमें, ठीक है। वही चीज़ आप भारतीय यूनिट ट्रस्ट में यूनिट भी खरीद सकते हैं, प्रत्येक यूनिट का खरीद मूल्य 10 रुपये होता है, यानी कि आप शेयर बाजार भी खरीद सकते हैं, शेयर मार्केट में भी पैसा लगा सकते हैं। शेयर मार्केट में आप पैसा लगाओगे तो थोड़ा सा नॉलेज रखनी पड़ती है। शेयर मार्केट कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत ज़्यादा मतलब लोग लगाते हैं पैसा इस शेयर मार्केट में, ठीक है। तो शेयर मार्केट में पैसा आप लगाएं, लेकिन सही जगह लगाएं, थोड़ा सा पढ़ लो, जान लो, समझ लो, तब जाकर लगाओ, ठीक है। पैसे देखिए थोड़ा मोड़ा अमाउंट इधर उधर होती है, ये नहीं कि आप फिर पैसे लगाना ही छोड़ दो, आप लगाओ, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपने रिस्क पे लगाना पड़ता है, पर सही जगह अच्छी जगह लगाओ तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी कभी भी आपको, ठीक है। ये चीज़, तो ये छोटे छोटे माध्यम होते हैं, आपको निवेश के साथ साथ पैसा कमाने में भी मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पारिवारिक आय किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है। देखिए पारिवारिक आय मतलब परिवार की आय, ठीक है। देखिए ध्यान सुनिएगा, सामान्य अर्थ में अगर बोला जाए तो पारिवारिक आय देखिए क्या होता है। सामान्य अर्थ में आय का अर्थ होता है आना, अतः यानी परिवार में आय हो रही है। पारिवारिक आय के अंतर्गत मौद्रिक आय और उन सभी साधनों तथा सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनसे परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। जो भी आपके घर में पैसा आ रहा है, सेवाएं आ रही हैं, कुछ भी आ रहा हो जिससे आपके परिवार की इनकम हो रही है, आय हो रही है, सुविधाएं आवश्यकताएं उनकी पूरी हो रही हैं, वो क्या कहलाता है, आय कहलाता है, ठीक है। पारिवारिक आय होता है वो, जैसे यहाँ पे क्या है, ग्रास, प्रोफेसर ग्रास और जो है कैंडल के अनुसार जो है क्या बताया जा रहा है, पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है, प्रवाह फ्लो होना पैसे का प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने एवं दायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। यानी कि जो हमारी इच्छाओं को पूरी करता है ना, परिवार में रहने वाले सभी लोगों की इच्छाओं को जो पूरी करता है उसको पारिवारिक आय कहा जाता है, जो इनकम होती है पूरे परिवार की। इस प्रकार पारिवारिक आय में उस नकद धन, साधन और सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जो परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं और इच्छाएं पूरी करता है। तो इसके अंदर ऐसा नगद धन, साधन, जो भी चीज़ें होती हैं जिससे सबकी आवश्यकताएं पूरी हो रही है ना, वो क्या होता है, पारिवारिक इनकम, ठीक है। देखिए आय मतलब जो पैसा आया है, आय आपकी इनकम क्या हुई है, आय मतलब होता है इनकम, ठीक है। तो वही है आय प्रबंधन, इनकम मैनेजमेंट, ठीक है। वो देखिए उपरोक्त परिभाषा में धन, पैसा, साधन और सेवाएं तीन शब्द आय हैं जिनका अर्थ इस प्रकार स्पष्ट है। धन क्या होता है, धन से यानी पैसा। जैसे धन वह है जो विभिन्न स्रोतों से नगद रूप में परिवार में आता है, यानी पैसे के तौर पे जो आता है। जो चीज़ पैसे के तौर पे आई, रुपए आया आपके घर में, तो वो क्या है, धन है। जैसे दफ्तर से मिली तनख्वाह, मकान को किराए पर जो है उठाने पर प्राप्त किराया, बैंक में निवेश धन प्राप्त ब्याज, और धन घर में बनाई वस्तुओं, आचार, खिलौने आदि को बेचकर जो आप प्राप्त करते हैं उसे आय बोला जाता है, धन बोला जाता है, ठीक है। इनकम में आपकी देखिए, धन में, इनकम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे
किसी घर में पैसा आता है, किसी घर में साधन आते हैं, किसी घर में सेवा आती है। तो ये चीज़ है। देखिए साधन में क्या चीज़ हो जाएगा, मान लीजिए आपने किसी को खेत दे रखा है किराए पे, अब उसमें क्या है, कई बार वो पैसे दे देगा तो धन में आ जाएगा, लेकिन अगर वो क्या कर रहा है, अनाज ला के दे रहा है तो वो वस्तुओं में आ जाएगा। आगे बस समझ में, बिल्कुल कटिंग अलग ही हो गई बालों की, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। यहाँ देखो चिड़िया के पूंछ की तरह उड़ रही हैं सब, इनको किस दिन छटवा लिया जाएगा, ठीक है। देखिए सरकार या ऑफिस की ओर से मिला हुआ निःशुल्क मकान, जैसे आपको सरकार या किसी की तरफ से फ्री में घर मिल गया, जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं सब, कंपनी द्वारा उपलब्ध कार और किचन गार्डन से जो है प्राप्त सब्जी आदि, गार्डन से या कहीं से आपको सब्जी मिल गई मुफ्त में, तो वो साधन हो गया। जो मुफ्त में मिल गई चीज़ें, हालांकि आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, तो वो साधन। पैसे में आया तो धन, उस वस्तु में आया तो साधन, ठीक है। अब आता है एक सेवा में। सेवा में कैसे, तो नौकर ना रखकर अर्थात उस पर पैसे खर्च ना करके स्वयं घर का कार्य करना, दर्जी से वस्त्रों को ना सिलवाकर स्वयं घर में जो है मशीन चला के सिलना, घर में प्रयोग होने वाले विभिन्न उपकरणों की समय समय पर ठीक प्रकार से देखभाल करते रहना। देखिए जैसे अब हमारे यहाँ एसी है, अब एसी का क्या होगा, उसमें धूल मिट्टी सब कुछ बढ़ गया, आपने बाहर से किसी को नहीं बुलवाया, उसको 1000 रुपये देने पड़ते हैं, पर आपने क्या करा कि उसका काम खुद ही कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से सेवा हो जाएगी। आपको वहाँ से प्राप्त जो मतलब आपको पैसा देना पड़ता, पर आपने वही चीज़ कर लिया, खुद कर लिया, तो पैसे बच गए, तो सेवा में आ जाएगा। देखिए तो देखभाल करते हैं जिससे उनको ठीक कराने के लिए पैसे खर्च करने से बचाना आदि अनेक ऐसी सेवाएं होती हैं जिन पर धन ना खर्च करके उन्हें स्वयं करने को से पारिवारिक आय में वृद्धि करना होता है। यानी इससे क्या, पारिवारिक आय में वृद्धि होती है। मतलब क्या, आपका पैसा तो बच गया, जहां आप 1000 रुपये दे रहे थे वहां 1000 रुपये बच गए, तो वो बच गए पैसे तो किसी काम में आ जाएंगे। क्यों, जिंगल बैल हो जाएगा। बीवी के लिए साड़ी खरीद सकते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है, अपने लिए कपड़े खरीद लो, बच्चों को खरीदवा दो कपड़े, कपड़े थे ना खाएंगे बच्चे तो उनको जो है कपड़े, और महिलाओं को जो है जेवर वगैरह दिलवा दो, इससे क्या होगा, वो खुश हो जाएंगी और अच्छा अच्छा खाना बना के देंगी बढ़िया तरीके से। जो भी होगा आपका घर परिवार अच्छा चलेगा। पैसे बचाना बहुत अच्छी चीज़ होती है, याद रखिएगा। जो बंदा पैसे अभी बचाता नहीं है, जो व्यक्ति अभी पैसे नहीं बचाता है, आगे चल के बड़ी दिक्कत होने वाली, याद रखना। इसलिए हमेशा सेविंग्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, पर सेविंग के साथ साथ आप इन्वेस्ट भी करो, ठीक बा। इन्वेस्ट करना बहुत बुद्धिमत्ता वाला काम होता है। पैसे बचा के तो हर कोई रख सकता है, ठीक है, पर उसको इन्वेस्ट करना बहुत कम ही लोग करते हैं, इससे पैसा बनता है एक्स्ट्रा, ठीक है। ये चीज़ इस प्रकार स्पष्ट है कि वास्तविक आय वह होती है जिसमें मौद्रिक आय के साथ साथ उन सेवाओं, सुविधाओं और साधनों को भी जोड़ा जाता है जिन्हें परिवार के सदस्य अपनी योग्यता के आधार पर कर पाते हैं। तो ये चीज़ हमने बता दी। वास्तविक आय वस्तुओं, जैसे ग्रास का क्या कहना है, वास्तविक आय वस्तुओं और सेवाओं के उस समूह को कहते हैं जो कि एक परिवार को एक निश्चित समय में उपभोग के लिए प्राप्त होती हैं। यानी कि क्या है, उपभोग के लिए प्राप्त होती है आपको ये आय, इनकम वगैरह जो होती है, ठीक है। वास्तविक आय के प्रकार दे रखे हैं, जैसे प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय क्या होती है। देखिए प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय दो चार्ट में दिख रहा होगा आपको। देखिए वास्तविक आय क्या होती है, जो आपको रियल में मिली है, तो एक प्रत्यक्ष होती है, एक अप्रत्यक्ष होती है। जैसे बहुत ईजी है समझना, प्रत्यक्ष आय कौन सी होती है, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। तो प्रत्यक्ष आय कौन सी होती है, देखिए इसमें सभी साधनों द्वारा उपलब्ध आय आती है जो परिवार के सदस्यों को उपलब्ध होती है तथा जिस पर मुद्रा का व्यय नहीं होता, जैसे घर पर सिलाई करके पैसे कमाना, निःशुल्क मकान की प्राप्ति, घर में उगी सब्जियों फलों की प्राप्ति आदि। ये प्रत्यक्ष आय है जो आपको डायरेक्ट मिल गई। आपने क्या करा, घर में जो आंगन में सब्जियां उगा रखी थी, हालांकि बाहर पैसे देते तो उसको खरीदते तो पैसे देना पड़ता, पर आपने घर में ही बना के उससे आपने अपना फायदा कर लिया, तो प्रत्यक्ष वो बच गया, डायरेक्ट बच गया आपका, आपको कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी। मैं अपने घर के आगे एक छोटा खेत बना लूँ, उसमें सब्जी वब्जी उगा लूँ, पूरे महीने की सब्जी उसी से आ जा रही है, तो महीने का कम से कम 2000-3000 रुपये सब्जी वब्जी का तो बच गया। तो ये प्रत्यक्ष आय है जो आपको डायरेक्ट मिल जा रही है। एक होता है अप्रत्यक्ष आय, जो वस्तुएं व सुविधाएं मुद्रा व्यय करने, यानी जब आप पैसे दोगे, पहले वाले में पैसे नहीं देना पड़ रहा था, आपको डायरेक्ट मिल गई थी चमेलियां, पर यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ पैसे दोगे तब जाकर आपको कोई चीज़ मिलेगी, तो वो है अप्रत्यक्ष आय। यानी कि क्या है कि जरूरत की चीज़ें लेने से परिवार को प्राप्त होती है और उन्हें वास्तविक अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। जैसे कंपनी या सरकार से मिला ड्राइवर
और घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। देखिए इसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष आय में क्या है कि जो वस्तुएं व सुविधाएं मुद्रा व्यय करने या उसके मुद्रा व्यय मतलब खर्च करना, मुद्रा व्यय करने या उसके बदले में जरूरत की चीजें लेने से परिवार को प्राप्त होती हैं। आपने पैसा दिया और आपको वो चीजें प्राप्त हो रही हैं, तब जाकर इसे क्या कहा जाएगा, वास्तविक अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। जैसे कंपनी या सरकार से मिला ड्राइवर और घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, तो ये सब क्या कहलाता है, ये जो है क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष आय कहलाता है। तो ये वास्तविक आय के दो प्रकार हो गए, ये हमें याद रखना। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्यय से आप क्या समझते हैं। जो पिछले भी क्वेश्चन में मैंने बताया था कि व्यय क्या होता है, तो व्यय यानी आप कहीं पे पैसे खर्च कर रहे हैं, लगा रहे हैं पैसे आप, ठीक है, खर्च करना व्यय करना कहलाता है। देखिए व्यय से आप क्या समझते हैं, व्यय क्या होता है, तो देखिए जरा क्या होता है, परिवार के सभी सदस्यों की अनेक आवश्यकताएं होती हैं। हर सदस्य की परिवार में अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, और बोला जा रहा है परिवार के सभी सदस्यों की अनेक आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिए धन खर्च करना पड़ता है। बीवी बोलती है कि मुझे सोने का नेकलेस दिलवाओ, बच्चे बोलते हैं कि हमें कपड़े दिलवाओ, हमें वीडियो गेम के लिए पैसे दो, ये करो वो करो, और आदमी बेचारा जो है तड़प उठता है, कहाँ से लाए पैसा यार, क्या करें। लेकिन आपको क्या करना है, आप अपने टाइम पे ही मेहनत कर लो ताकि आपको अच्छी नौकरी, अच्छा काम, अच्छा बिजनेस हो जाए, तो आपको रोना नहीं पड़ेगा भविष्य में। ठीक है, तो ये सही टाइम पे की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, इसलिए जो मांग है उसको पूरा कर दो फिर, है ना। जब पैसा रहेगा तभी तो पूरा कर पाओगे, तो पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पहले, ये चीज़ आती है। इसे ही व्यय कहते हैं, यानी कि मैंने क्या बोला, दोबारा बोल रहा हूँ, परिवार के सभी सदस्यों की अनेक आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिए धन खर्च करना पड़ता है। जब आपने धन खर्च किया तो वो व्यय कहलाता है। क्यों, ये चीज़ दूसरे शब्दों में परिवार की आवश्यकता अनुसार साधन व सेवा जुटाने के लिए जो धन खर्च किया जाता है उसे व्यय कहते हैं। कहीं पे आपने क्या करा, पैसे जैसे आप वही चीज़ें सेम, कपड़े वपड़े चाहिए, आपने पैसा खर्च किया, आपको कपड़े मिल गए। कहीं पे आपको जैसे शरीर में मसाज चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपने पैसे पे किए, वो आपको मिल गया, तो ये क्या है, सेवाएं भी आपने खरीद ली फिर पैसों से, है ना, ये चीज़ है। और उदाहरण के लिए भोजन के लिए सामग्री जुटाना, पढ़ने के लिए फीस इकट्ठा करना, और रिक्शा और पुस्तकें जुटाना आदि। तो ये सब क्या है, आप कहीं कहीं पैसा देकर सेवाएं खरीद रहे हो, कहीं पे पैसा देकर कोई वस्तु खरीद रहे हो, ये चीज़ है। तो व्यय भी दो तरीके से हो जाएगा, अभी हम देखेंगे साधन और सेवाओं में। साधन और सेवाएं क्या है, साधन क्या होता है, पैसा देकर आप साधन खरीद सकते हो। जैसे परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जुटाए गए साधनों पर खर्च किए गए धन को व्यय कहते हैं। यानी कि साधन मतलब क्या होता है, आपके घर में बेड नहीं है, आपके घर में सब नीचे सो रहे हैं, आप बेड खरीद लो, वो साधन हो गया आपका। आपके घर में चूल्हे पे बेचारी बीवी वो पाइप से फूंक मार मार कर चूल्हा जला रही है, आपने क्या करा, स्टोव लगा दिया या गैस चूल्हा लगा दिया ना, इससे फायदा हो जाएगा। तो ये साधन हो गया। सेवाएं क्या हैं, सेवाओं से तात्पर्य उन सुविधाओं से है जो मानव जीवन को सुगम बनाती हैं, जैसे टेलीफोन, बिजली, पानी आदि, ये सब सुविधाएं हैं। घर से बाहर जाने के लिए क्या बोला जा रहा है, घर से बाहर जाने के लिए यातायात, रेल, हवाई जहाज, इन सब का आप प्रयोग कर रहे हो, तो ये सब सेवाएं हैं, आपको सर्विस मिल रही है। जब सर्विस मिल रही है तो वो सेवाएं हैं, जब आपको कोई वस्तु मिल गई तो वो साधन है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखना बढ़िया तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आवश्यकताओं और इच्छाओं में क्या अंतर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ये एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे देखते हैं जरा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या है, आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए, व्यय योजना का इनसे क्या संबंध है। जैसे आवश्यकताएं और इच्छाएं क्या होती हैं, पहले वो जान लीजिए। देखिए आवश्यकताएं क्या है, आवश्यकताएं मनुष्य की वे कमियां होती हैं जिनको पूरा करना ही पड़ता है। आवश्यकता जो बिल्कुल आवश्यक है, मान लीजिए घर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसको खाने की ज़रूरत होती है, आवश्यकता, ये सब हमारी आवश्यकताएं वाली चीज़ें हैं। इच्छा वाली क्या है, यार मुझे जो है घूमने जाना है, इस जगह पे जाना है, ये होना चाहिए वैसा, तो ये क्या है, इच्छाएं हैं आपकी, यार मैं चांद पे कब जाऊंगी, यार मैं चांद पे कब जाऊंगा, ये सब क्या है, इच्छाएं हैं। आवश्यकता क्या है कि आपको रोटी चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, इसके बिना आप नहीं रह सकते। क्या चांद पे जाए बिना नहीं रह सकते क्या? बिल्कुल रह सकते हैं अच्छे तरीके से। ये तो अंतर समझ में आ गया होगा, इच्छा और आवश्यकता में क्या होता है। देखिए तो बोला जा रहा है जिसे हमें पूरा करना पड़ता है आवश्यकता, हमें जीवित रहने के लिए निश्चित रूप से भोजन की आवश्यकता को पूरी करनी पड़ती है।
भाई बिना खाए तो नहीं रह पाओगे ना, तो वो आवश्यकता है। और भाई मुझे केक खाना है यार, मुझे तो जो है 5 स्टार होटल में खाना है, ढाबे में भी तो खा सकते हो ना, हाँ फैसिलिटी अलग होती है वो बात अलग है। पैसा नहीं है तो आप ढाबे में खा लो, ऐसे खा लो, लेकिन बड़ा 5 स्टार होटल में खाना है तो वो आपकी वो इच्छाएं हो गई। आवश्यकता क्या थी, आपको पेट भरना था, पेट तो इनसे भी भर जाएगा, पर वही चीज़ होती है जहाँ इच्छाएं होती हैं तो वहाँ उसके लिए कमाना पड़ता है, करना पड़ता है ना ये चीज़। तो आवश्यकता इच्छा तो समझ में आ गया होगा, बाकी आप लोग इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है। जैसे उदाहरण मैं बता देता हूँ, इस प्रकार रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब हमारी आवश्यकताएं हैं। और इच्छाओं में क्या है, नीचे देखा उदाहरण के लिए महंगी कार, और जैसे एक हमने छोटी कार खरीद ली तो भी हमारी मतलब आवश्यकता थी भाई कार की, तो वहाँ ज़रूरत है तो छोटी मोटी कार खरीद लो तो भी चल जाएगा। नहीं, आपको दिखाना है, लोगों को चमकाना है, देखो मेरे पे ये वाली गाड़ी है, बड़ी महंगी वाली गाड़ी है, तो वो इच्छाएं हैं आपकी। उच्च स्तरीय कपड़े, अच्छा सोफा, घर की सजावट के लिए सामान, ये सब इच्छाएं होती हैं। ठीक है, आवश्यकता इच्छा में समझ में आ गया। अब व्यय योजना से संबंध की अगर बात करें तो व्यय योजना का मतलब क्या होता है? व्यय योजना से तात्पर्य उस योजना से है जिसके अनुसार एक परिवार अपनी आय को विभिन्न आवश्यकताओं और इच्छाओं पर इस प्रकार व्यय करता है और उसे अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी कि जब आप पैसा लगा रहे हो किसी चीज़ में, आवश्यकताओं को पूरा करने में, इच्छाओं को पूरा करने में, वो व्यय कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। व्यय भोजन के अनुसार चलने वाले परिवार एवं सर्वप्रथम मूलभूत भोजन, कपड़ा, आवास। तो जिस चीज़ में आप जो जैसे कपड़ा, भोजन और आवास है, इन चीज़ों में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, तो व्यय किस चीज़ पे कर रहे हो? आवश्यकता वाली चीज़ों पर इच्छाओं पर आप लगा रहे हो पैसा। जैसे आपको कहीं घूमने जाना है, आपको क्या करना है कि मनोरंजन पे और यातायात पे, इन जगहों पे अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जो है आपकी इच्छाएं हो गई, है ना। जैसे आप मुझे मूवी देखने जानी है थिएटर में, तो ये इच्छाएं हो गई, आवश्यकता तो है ना, बिना उसके क्या हम नहीं रह सकते क्या? बिल्कुल रह सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ बता दिया हूँ। जैसे एक लास्ट में एक छोटा पैराग्राफ दे रखा है, योजना, व्यय योजना को बनाते समय। देखिए, आप जब किसी चीज़ पे पैसा खर्च कर रहे हैं ना, व्यय कर रहे हो, तो योजना बनाकर करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। योजना मतलब प्लानिंग करके कि हाँ किस चीज़ पे कितना पैसा खर्च होना, वो चीज़ आप करो। तो बनाते समय यह बात ध्यान में रखनी होती है कि वर्तमान आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के साथ भविष्य की आवश्यकताओं तथा जो है विवाह योजना आदि के लिए भी धन नियमित रूप से बचा कर रखना चाहिए। जो आज बचत नहीं करता, जो आज पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा, जो आज पैसा जुटा के नहीं रख रहा अपने पास, संभाल नहीं रहा पैसा, तो भविष्य में उसका जो है थोड़ा सा गड़बड़ाने वाला है मामला। इसलिए आज वर्तमान में पैसा आप सही जगह लगाओ, यूज़ करो उसको अच्छे से, ठीक है। इसे ही बचत कहते हैं। बचत करने के लिए यह आवश्यक है आप व्यय योजना बनाते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि पारिवारिक आय से मासिक व्यय कम रहे। यानी कि आपकी जितनी इनकम हो रही है आप उससे ज़्यादा उड़ाने पे विश्वास रखते हो तो घर में पैसा बचेगा नहीं, वो घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपकी इनकम 50,000 भी हो रही है तो आप ये सोचो कि 10,000 रुपये में, 20,000 रुपये में घर चल जाए, है ना। राशन वासन सारा निपटा दो आप 20,000 रुपये में, 30,000 सेविंग कर लो, क्या दिक्कत है। आगे बात समझ में। चलिए, ये होती है बचत। तो आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर पता चल गया। इसी के साथ सब लोग नाच देंगे हाथ उठा के दोनों, ठीक है। देखिए अब क्या है कि आय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? आय प्रबंधन किसे कहते हैं? देखिए जरा, आय प्रबंधन जो हमारा चैप्टर है इनकम मैनेजमेंट, ये ढंग से सुनिएगा। देखिए, आय प्रबंधन का अर्थ होता है परिवार की आय को योजनाबद्ध और नियंत्रित रूप से उपयोग में लाना। आप जितनी सैलरी आई है घर में, जितना पैसा आया है, आप उसको सही वे में यूज़ करें, प्रबंधन करके यूज़ करें। पैसा आप बचाना सीखें, इसको क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। पैसा हर चीज़ पे कितना खर्च हो रहा है आप उसका मैनेजमेंट करें। तो बोला जा रहा है कि कभी कभी परिवार को इस कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है कि पूरे महीने की आवश्यकताएं पूरा नहीं हो पाती हैं। कई बार पैसा ज़्यादा लग जाता है, किसी की तबीयत खराब हो गई, 5,000 उसमें लग गया, 10,000 वैसे लग गया, बड़ी दिक्कत हो जाती, सैलरी खत्म हो गई, तो उन्हें उधार मांगना पड़ता है लास्ट के दिनों में। इस कठिन परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि वे अपनी आय को इस प्रकार व्यय करने का प्रयत्न करें कि महत्व के, देख क्या बोला जा रहा है कि इसमें
हाँ के अनुसार उनकी अधिकतम आवश्यकताएं पूरे महीने पूरी होती रहे, और यही आय प्रबंधन कहलाता है। जैसे कि क्या बोला है, पारिवारिक आय के उपयोग की योजना बनाना, अर्थात व्यय योजना बनाना, कितना आप खर्च कर रहे हो किस चीज़ पे वो बनाओ। देखा नहीं, बहुत से लोग लिखते हैं पर डे कितना पैसा किस पे खर्च हुआ, क्या हुआ, वो पूरे महीने का फिर लास्ट में बैठ के हिसाब लगाते हैं कि हमने इस महीने कितना खर्च किया है। और ये हर व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे कि आपको नॉलेज हो जाएगी, हाँ भाई मुझे इस चीज़ में पैसा ज़्यादा लगाना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और व्यय योजना पर नियंत्रण रखना, अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यय योजना तो बना ली किंतु उस पर ठीक प्रकार से अमल नहीं कर रहे। यानी कि आप जैसे व्यय योजना कि भाई मुझे इस चीज़ पे इतना खर्च करना है, इस चीज़ पे इतना, तो आप क्या कर रहे हो, महीने में जो आपने जिस चीज़ पे तय कर लिया, अब सोच रहे हो यार चलो मैं थोड़ा सा ये भी चीज़ खा लेता हूँ, वो भी कर देता हूँ, वो भी कर लो, ये ले आता हूँ, वो ले, तो महीने की आपकी शेड्यूल बिगड़ जाएगी। तो वही चीज़ है। तो व्यय पर दो प्रकार से नियंत्रण रखा जा सकता है। आप क्या कर सकते हो कि व्यक्ति अपने समय, शक्ति, ज्ञान और सामर्थ्य का उपयोग करके ठीक से धन पर नियंत्रण रखे ताकि वो बचत कर सके। पहला तो ये। दूसरा, किसी भी रूप से पैसा बर्बाद ना होने दें। प्रत्येक वस्तु को उतना ही खरीदें जितनी परिवार के लिए आवश्यकता हो। यानी कि आप जितना अनाज वगैरह आपने ज़्यादा खरीद लिया, सोचो कि भाई स्टॉक करके रख लूँ, ऐसा कर दूँ, ऐसा कहीं सड़ गया तो फिर क्या कर लोगे, सारा पैसा तो नष्ट है ना। तो आवश्यकता जितनी हो उतनी खरीदो, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि जहाँ तक संभव हो थोक बाजार और सहकारी संस्थाओं से ही सामान खरीदें, क्योंकि वहाँ फुटकर सामान बेचने वाली दुकानों की अपेक्षा सामान सस्ता मिलता है। यानी कि आप ज़्यादातर थोक माल में एक साथ खरीदते हो, आप ऐसी चीज़ें खरीदो जैसे साबुन वाबुन सरफ वरफ हो गया, आप ऐसी चीज़ खरीद लो, थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी और एक साथ रख लो पूरे महीने का, क्योंकि ये साल 2 साल चलने वाली चीज़ें हैं ना। तो ये चीज़ होती हैं, तो ये हमें याद रखना, ठीक है। चलिए आंसर में उड़ जाइए, ठीक है। उसके बाद आ रहा है आय के अतिरिक्त साधनों का उल्लेख करें। देखिए आय के अतिरिक्त साधन क्या होते हैं कि आप इनकम और अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं। ध्यान सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आय के अतिरिक्त साधन जैसे इनकम के अलग एक्स्ट्रा विद देखो राइट द एक्स्ट्रा मीन्स ऑफ इनकम। आय के अतिरिक्त साधन आप कैसे और ज़्यादा आय कर सकते हो, वो ज़्यादा ध्यान सुनना। देखिए कुछ देखो जैसे हम कोई पुरुष है वो कमा रहा है तो 50,000 रुपये पर महीना कमा रहा है, और उसके बाद क्या है कि महिला जो है, अब महिला घर पे ट्यूशन पढ़ा सकती है। अगर महिला घर पे है, कमाने नहीं जा रही कहीं पे, तो घर पे ट्यूशन पढ़ा सकती है, कोचिंग करवा सकती है, सिलाई से पैसे कमा सकती है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप पढ़ा सकते हो, यूट्यूब पे पढ़ा सकते हो, इतने सारे ऐप होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, तो आप पैसा कमा सकते हो ना। तो इनकम का अदर सोर्स हो गया, जहाँ वो महिला जो है घर में काम उम करके सो रही है, उस जगह कुछ काम कर ले, एक्स्ट्रा काम कर ले, तो उससे और इनकम हो जाएगी, तो दोनों की मदद हो जाती है। देखिए तो बोला जा रहा है कि इसमें बोला है पूरक आय या आय के अनेक अतिरिक्त साधन हो सकते हैं, जैसे घर पर कुछ कार्य करके। मैं बस पॉइंट बता देता हूँ, आप इसको लिख सकते हो, इसलिए बता देता हूँ। देखिए घर पर कुछ कार्य करके, आप मान लो घर पे रह रही हैं या कोई पुरुष घर पे है ना, तो आप घर पे रहते हुए आप कोई एक्स्ट्रा काम कर लो। जैसे अब कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने के साथ साथ एक्स्ट्रा कोई पार्ट टाइम काम कर रहा है, तो वो ये क्या एक्स्ट्रा इनकम है। आगे बात समझना, ये चीज़ कोई अंशकालिक कार्य करके, जैसे दुकानों में सुबह शाम 2-2 घंटे अंशकालिक कार्य कर लो। बड़े शहरों में बैंक आदि जैसे अनेक स्थानों पर रात्रि सेवाएं चलती हैं, और इन स्थानों पर दिन के बाद रात में नौकरी करके पूरक आय कर सकते हो। यानी कि आप जैसे आप कोई टीचर है, ठीक है, आप कोई जैसे आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हो आप, है ना, तो आप एक्स्ट्रा काम उसके अलावा कोई ढूंढ लो। जैसे कोई प्राइवेट टीचर है, तो प्राइवेट टीचर है, वो स्कूल उनका तो खत्म हो जाता है 2 बजे तक, मान लीजिए अब 2 बजे तक खत्म हो जाता है, तो आप प्राइवेट टीचर की बात कर रहे हो, गवर्नमेंट टीचर की बात नहीं कर रहा। तो प्राइवेट टीचर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, घर पे कोचिंग दे सकते हो बच्चों को, एक्स्ट्रा जगह जाके कोचिंग, तो ये एक्स्ट्रा इनकम हो गई। आगे बस हमें ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बचत का निवेश करके ब्याज पाना, आप क्या कर रहे हो, ये भी एक्स्ट्रा इनकम होती है। आपने बचत करी है, उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया, आपको ब्याज मिल रहा है, ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो गई। आ गई बात समझ में, ठीक है। नाचते नाचते पढ़ोगे जब ही कुछ कर पाओगे, वरना सैड होके पढ़ोगे कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए बढ़िया तरीके पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक बा। चलिए तो बचत करके, निवेश करके आप पैसा कमा लो, और समझदारी से साधनों का उपयोग करना, ये भी बचत होती है, याद रखिएगा। जरूरी नहीं कि आप पैसा ही बचा रहे हो तो वही बचत है। आपने क्या करा कि खाने पीने का सामान लाए, आपने जैसे चावल बनाया आज रात को छोटी छोटी चीज़ों में ही बचत दिख जाएगी आपको। आज रात को आपने चावल बनाया और वो चावल बच गया, तो उसको फेंक दोगे क्या, नहीं ना, उसको अगली सुबह खा लो, गरम करके खा लो, कुछ बना लो उसका,
राइस को फ्राई कर दो, उसको कुछ भी कर दो XYZ। तो यहाँ पे क्या है, वो भी तो एक बचत है, आपने नष्ट नहीं किया, उस टाइम का खाना बच गया आपका, गैस चूल्हा बच गया, टाइम बच गया, और ढिंचक हो जाओगे आप, फिर नाच नाच के बिल्कुल पगला जाओगे। तो समझदारी से साधनों का उपयोग करना भी एक तरीके से बचत कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया ना। चलिए देखिए, आप जब क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आपको लिखना फिर वही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, आप दिमाग में रखो और रटी हुई लाइनें मत लिखना। ठीक है, ये चीज़ है, समझ लो, वही बहुत अच्छी बात है। वे कौन से कारक हैं जो निवेश संस्था चुनने से पूर्व आप ध्यान में रखेंगे, यानी कि आप कहाँ पैसे लगाएं वो आपको बता रहे हैं। निवेश योजना के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि आप कहाँ कहाँ पैसा लगा सकते हो, कैसे पैसा बचा सकते हो। देखो जरा, निवेश योजना, बैंक में तथा अन्य बचत संस्थाओं में अनेक तरह की बचत योजनाएं होती हैं। सभी योजनाओं के अपने अलग अलग लाभ और विशेषताएं हैं, अतः किसी भी योजना में अपना पैसा डालने से पूर्व निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे बचत की क्षमता, आप उस चीज़ में कितना पैसा लगा रहे हो और कितना बचाओगे। आपने 100 रुपये लगाया और पूरे साल में आप 6 रुपये बचा रहे हो। ठीक है, वहीं दूसरी जगह आप पैसे लगा रहे हो तो आप वहाँ 10 रुपये कमा रहे हो, 6 रुपये कमा रहे हो, परसेंटेज के हिसाब से होता है। पर आप ये मत देखिए कि जो ज़्यादा बचत दे रहा है आपको, आप वहाँ पैसे लगा दो। लीगल होना चाहिए या नहीं है वो भी आप देख लो, प्राइवेट है गवर्नमेंट है वो भी आप देखो। तो हर चीज़ आपको मद्देनजर, कहीं कोई फ्रॉड ना करे आपके साथ, तो इन चीज़ों पर भी ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो बचत की क्षमता कितनी होगी, निवेश की सुरक्षा है या नहीं, देखो आ गया ना पॉइंट। आप जहाँ पैसा लगा रहे हो वो सिक्योर है या नहीं है, या ढिंचक है, क्या है, आप देख लो उसको। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है बढ़िया से। ब्याज की उच्च दर मिल रही है या नहीं मिल रही है, आपने कहीं पर पैसा लगाया, आपको ब्याज उस पर ज़्यादा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है, आप उसको तय करो, देखो और छानबीन करो, हीरो हीरोइन बन जाओ। उसके बाद क्या है, सरलता से धन वापसी, आपको पैसे आसानी से मिल जा रहे हैं कि नहीं मिल रहे, कहीं वो दिमाग खराब कर रहा है आपका कि नहीं इतना पैसा मिलेगा, आपने तो वादा किया था, वादा निभाओगे, लेकिन आपने वादा ही नहीं निभाया, तो इससे क्या है, गलत होता है। सरलता से धन वापसी जो कर रहा है आप उसमें पैसा लगाओ, यानी कि आपको बार बार ड्रामे करवा रहा है, ये होगा वो होगा, नहीं। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, किसी कोई समस्या तो नहीं है। उसके बाद है आय लाभ अन्य लाभ, जैसे ब्याज की तो ये चीज़ है। उसके बाद है जैसे ब्याज की उच्च दरों में के अतिरिक्त कुछ अन्य लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा, वो भी देख लो, है ना। जैसे आपको कोई फैसिलिटी भी मिल रही है, आप LIC में या किसी चीज़ में पैसा लगाते हैं तो आपको सिक्योरिटी भी मिल रही है, आपके हेल्थ के लिए भी पैसा है, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा सा आपको पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है, दोनों तरीके से लाभ हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रख लेनी है। तो किसी को दिक्कत तो नहीं है, मज़ा आ गया, अच्छा लग रहा है। और इसमें 2 पॉइंट और है, क्रय शक्ति। और क्रय शक्ति मतलब क्या है, निवेश की अवधि समाप्त होने पर आपकी धन की वृद्धि की कीमत उस समय की बढ़ी हुई महंगी कीमतों के बराबर या दोगुनी होनी चाहिए। जैसे समय समय पर आपने सोना खरीदा, एग्जाम्पल के तौर पर सोना खरीदा, आज सोना जो है कि जिस रेट पे चल रहा है और 10 साल बाद आपने उसको निकाल के देखा तो वो उस जैसे अगले साल आपका जो है सोने की रेट बढ़े थे तो उसके भी रेट ऑटोमेटिक बढ़ने चाहिए, यानी कि आपने जितना रखा था उतना ही मिलेगा आपको, नहीं जो सिचुएशन करंट में जितना रेट चल रहा होगा उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, देखिए जैसे आपने 1 लाख रुपए का सोना खरीद के उसको डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, अब क्या होगा, आपको उस सोने पे क्या मिलेगा, उस सोने जैसे अब वो 10 साल बाद आपने निकाला तो वो वाला रेट नहीं मिलेगा आपको जो जिस टाइम आपने जमा किया था। जो वर्तमान में रेट चल रहा है ना सोने का, जैसे उसका 1.5 लाख रुपए हो गया तो आपको 1.5 लाख रुपए ही मिलेगा। ठीक बात, चलिए तो ये चीज़ हमें, तो निवेश का सुविधाजनक स्थान, निवेश का सुविधाजनक स्थान भी होना चाहिए, यानी कि अधिकतर निवेश में कागजी काम बहुत होता है, अतः यह वह संस्था आपके लिए सुविधाजनक स्थान पर होगी तो बिना अधिक समय बर्बाद किए आप अपना काम करा सकते हैं। यानी कागजी कार्रवाई करने में ना थोड़ा समय लगता है, इसीलिए क्या करो कि ऐसी जगह अपना खाता खुलवाओ जो आपके घर के निकट हो, यानी कि 10 कोस दूर खुलवा लिया तो आप वहाँ भागते भागते ही आपकी चप्पल घिस गई और आप बिल्कुल हीरोइन बन गए हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। तो ये हमारा 8 क्वेश्चन हो चुका है इस चैप्टर का। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस आप लोग को मिलती रहेंगी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट बना के रखो, जब तो मज़ा आएगा, है ना। मेहनत करेंगे और आप लोग को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, जब तो मज़ा आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको अच्छा लगता है तो करिए, वरना कोई बात नहीं।
पर हाँ अच्छा लगता है तो जरूर करके जाना, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, 14 चैप्टर करेंगे, ठीक है। इनकम और जो हमारा ये चैप्टर है इनकम मैनेजमेंट अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में भी एक बार बता देना कैसा लगा, क्योंकि बहुत से बच्चे देख रहे हैं कमेंट नहीं कर रहे तो गलत बात होती है ना, धोखाधड़ी है। आप लोग कमेंट भी जरूर करें, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,